चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर 2020 के पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो पेपर 2020 में आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन विल बी पैरेलल। सिंपल सी बात है, प्राइस रेशियो रिमेन द सेम एंड देयर इज चेंज इन इनकम। प्राइस रेशियो क्या रहता है? सेम रहता है। देयर इज चेंज इन इनकम। सर क्यों? शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन विल बी पैरेलल इफ प्राइस रेशियो रिमेन द सेम एंड देयर इज चेंज इन इनकम। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपका इनकम इंक्रीज करने से बजट लाइन जो है ना वो आउटवर्ड शिफ्ट करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका इनकम इंक्रीज करने से बजट लाइन क्या होगा? आउटवर्ड शिफ्ट करेगा। कहां शिफ्ट करेगा? आउटवर्ड शिफ्ट करेगा। क्लियर कि नहीं है? तो पैरेलल टू दी ओरिजिनल लाइन, पैरेलल टू दी ओरिजिनल लाइन, तो होल्डिंग प्राइस जो आपका होता है ना वो कंस्टेंट रहता है। तो डिक्रीज इन इनकम कॉजेज, अच्छा आपका इनकम डिक्रीज होने से, इनकम डिक्रीज होने से आपकी जो बजट लाइन है ना वो इनवर्ड शिफ्ट करता है। किधर शिफ्ट करता है? इनकम इंक्रीज होने से बजट लाइन क्या होगा? आउटवर्ड शिफ्ट करेगा। और इनकम डिक्रीज होने से बजट लाइन किधर शिफ्ट करेगा? इनवर्ड शिफ्ट करेगा। कोई दिक्कत नहीं आता? फिर बोल रहा है तो कंज्यूमर क्या होगा? तो इनवर्ड अगर शिफ्ट करता है तो कंज्यूमर कैन बाय लेस बोथ गुड्स विथ लेस इनकम। कम इनकम में हम क्या खरीदते हैं? अगर हमारा इनकम कम होगा तो हम कम गुड्स खरीदेंगे ना। तो क्या बोल रहा है? शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन विल बी पैरेलल, प्राइस रेशियो सेम रहेगा, आपका इनकम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्राइस रेशियो क्या रहेगा? सेम। क्या चेंज होगा? इनकम चेंज होने से, इनकम इंक्रीज करने से बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट करेगा और इनकम डिक्रीज करने से बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट करेगा। इनवर्ड शिफ्ट करने से क्या होगा? एक कंज्यूमर कम इनकम में कम गुड्स परचेज करेगा और आउटवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा? एक कंज्यूमर ज्यादा इनकम में ज्यादा गुड्स परचेज करेगा। क्लियर है यहां तक? तो 1 का ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए नंबर 2। इफ द टू कमोडिटी आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, दो कमोडिटी क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। तो रिलेवेंट इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? वीबीआई करना है इसको। रिलेवेंट इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाएगा? रिलेवेंट इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। सुन लीजिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कमोडिटी रिलेवेंट इंडिफरेंस कर्व जो है ना नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन हो जाता है। याद रखना क्या होता है? नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत है यहां तक? कनकेव ना ही कॉन्वेक्स, गलती से भी टिक मत मार देना। क्या होगा? नेगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन। होप सो आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 चलते हैं। नंबर 3 चलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट। अरे वाह, मिड पॉइंट पे क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक से होता है। क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक से होता है। मिड पॉइंट जैसे ही देगा क्या हो जाएगा? ईपी इक्वल टू 1 हो जाएगा। लीनियर डिमांड कर्व में यूनिटरी इलास्टिक मतलब ईपी इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है यहां तक? नंबर 3 हो गया। नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आ रहा है क्या? अगर मजा आ रहा है तो इसका मजा कहां पर आएगा? हमें एग्जाम में भी आना चाहिए। चलिए, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट एपी ऑफ अ फैक्टर राइज, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर विल बी, क्या होगा? ग्रेटर देन एपी हो जाएगा। सुनिएगा, स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है? जितना से एपी बढ़ता है ना, फैक्टर इनपुट बढ़ने से, इनपुट क्या? लेबर ना, लेबर बढ़ने से हमारा एपी क्या होगा? आउटपुट बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो एपी भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो एपी से ज्यादा एमपी बढ़ जाता है। एपी से ज्यादा क्या बढ़ जाता है? एमपी बढ़ जाता है। याद रहेगा ना? एपी से ज्यादा क्या बढ़ जाएगा? एमपी बढ़ जाएगा। तो ग्रेटर देन एपी, ऑप्शन नंबर ए। Next, if the price of the commodity alone, if the price of the commodity alone increase, what will be its impact on consumer surplus? Consumer surplus क्या होगा आपका? अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, भैया सिंपल, अरे प्राइस बढ़ेगा कंज्यूमर सरप्लस घटेगा। प्राइस बढ़ेगा कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्राइस घटने से कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? बढ़ेगा। समझ मान लीजिए मिस्टर एक्स ना सोचा था इस कमोडिटी का दाम कितना है? इस कमोडिटी का दाम 100 रुपया है। जब वो मार्केट में जा रहा है तो उसको पता चलता है इसका दाम 150 रुपया है, तो खरीदेगा ही नहीं।
तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब इसका प्राइस अगर कम होता तो रियल इनकम क्या हो जाता, बढ़ जाता। क्लियर कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट नंबर 6 आ जाते हैं। द शेप ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखिएगा, एक पूछा भी था, एवरेज फिक्स कॉस्ट में यू शेप नहीं था तो क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ भी दे सकता है लेकिन टर्म क्या है, वही सेम है, पॉइंट तो वही है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट यू शेप नहीं है लेकिन क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट चलते हैं। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट कर्व परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट। ये देखना, हमेशा एक कर्व की बात बहुत ज्यादा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कर्व की बात। तो कर्व क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट में ना पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ परफेक्टली कंपैरेटिव फॉर्म जो होगा ना, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। क्या होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाएगा। याद रखना ये सब पॉइंट्स। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8। फिर आ गया सडन पॉइंट, देखते रहिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन जो ईयर का क्वेश्चन था उसमें भी सडन पॉइंट यूज किया था, यहां पर भी क्या कर रहा है, सडन पॉइंट। सडन पॉइंट इन परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट, ये होगा प्राइस इक्वल टू मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सडन पॉइंट किसके कारण होता है, वेरिएबल कॉस्ट के कारण होता है। क्लियर कि नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 9 आ जाइए। इन दी लॉन्ग रन इन परफेक्ट कंपटीशन, फर्म क्या अर्न करता है, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। रिलेशनशिप बिटवीन बीबीआई कर दो भगवा, बीबीआई कर दो। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस पी, एवरेज रेवेन्यू ए आर, मार्जिनल रेवेन्यू एम आर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये 10 का क्या हो जाएगा, इसका रीजन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी। इसको तो पूरा चार्ट जाना एकदम, मतलब दिमाग में बैठा के जाना। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, पूरी तरीके से रिलेशनशिप क्या होता है, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी होता है। क्लियर है? चलिए हमारा ग्रुप ए हो चुका है, ग्रुप बी में आते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ अ बजट लाइन इज गिवन बाय 5x plus 7y equal to 64, स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -5/7। तो लिखिएगा स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज द रेशियो ऑफ the slope of the budget line is the ratio of the price of goods 1 and goods 2, goods 1 and goods 2, goods 1 and goods 2। यानी कि बच्चों कितने गुड्स का ये दिया रहता है, 2 गुड्स का, गुड्स 1 and गुड्स 2। अब इसमें होता क्या ये देखिएगा, लिखिएगा दिस वुड मीन price of goods on the x-axis, price of the goods on the x-axis, axis a x I s axis, price on the goods, क्या लिखा आपने, price of goods on the x-axis, okay, goods on the x-axis divided price of goods on the divided price of goods on the y-axis। यानी x एक्सिस को किससे डिवाइड करते हैं, देखिए ना एमसीक्यू में x एक्सिस का क्या था, 5 था ना, y का क्या है 7 है ना, तो मैंने क्या लिखा है ना 5/7। पहले 5/7 क्लियर है कि नहीं है? अरे गुड्स 1 डिवाइड बाय गुड्स 2, गुड्स 1 मतलब x, गुड्स 2 मतलब y, यानी x बाय y। यहां तक क्लियर है? ओके। अच्छा माइनस क्यों लगाया ये भी लिख लीजिएगा। स्लोप ऑफ अ बजट लाइन इज ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप ऑफ अ बजट लाइन इज ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप ऑफ अ बजट लाइन इज ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप ऑफ अ बजट लाइन इज ऑलवेज नेगेटिव। याद रखना ऑलवेज नेगेटिव भी एमसीक्यू का पॉइंट है,
बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि माइनस आएगा कि नहीं आएगा? एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड लिसन, लिखेंगे ना, एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड डाउनवर्ड। बजट लाइन का जो स्लोप है ना वो क्या है? नेगेटिव स्लोप है। और कौन सा स्लोप है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसलिए एक्स बाई वाई होने से क्या हो गया बच्चों? एक्स बाई वाई होने से क्या हो गया? 5/7 हो गया। डाउनवर्ड स्लोपिंग और निगेटिव स्लोप होने से क्या हो जाएगा? -5/7 हो जाएगा। अब क्या सब क्लियर है पूरा? होप तो अब यहां से 3-4 एमसीक्यू निकल गया होगा आपका। बजट लाइन निगेटिवली स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और इसका डिवाइड क्या करते हैं? गुड्स एक्स बाई गुड्स वाई। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, नंबर 2 चलते हैं। इफ द मेट्रो फेयर इन कलकत्ता सडनली बढ़ गया कितना परसेंट से? 25% से, तो व्हाट विल हैपन टू द डिमांड कर्व फॉर राइडिंग इन बस? तो बस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सिंपल से याद है सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल? अरे सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या सिखा था आपने? एक्स का प्राइस बढ़ने से वाई का डिमांड क्या हो जाता है? बढ़। तो मेट्रो का फेयर बढ़ने से किसका डिमांड बढ़ जाएगा? तो बताओ, जब डिमांड डिक्रीज करता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, और जब डिमांड इंक्रीज करता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। यहाँ पे मेट्रो की बात नहीं हो रहा है, किसकी बात हो रहा है? बस का। तो कहां शिफ्ट करेगा? विल शिफ्ट टू दी राइट, विल शिफ्ट टू दी राइट। किधर शिफ्ट कर जाएगा? राइट शिफ्ट कर जाएगा। कोई दिक्कत है? नंबर 3 आ जाइए। स्टडी दी फॉलोइंग टेबल्स, यूनिट कंजम्पशन है, टोटल यूटिलिटी है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ मार्जिनल। अरे कुछ नहीं पूछा भैया, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का शेप क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का शेप जो होता है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, याद रखना। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का जो शेप होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है बच्चों? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्योंकि जितना ज्यादा कंज्यूमिंग हम करेंगे ना, जितना ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमिंग करेंगे ना, टोटल यूटिलिटी तो हमारा बढ़ता है। ज्यादा कंजम्पशन करने से टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। ज्यादा कंजम्पशन करने से टोटल यूटिलिटी बढ़ जाता है, बट हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो घट जाता है। क्लियर ना? तो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट नंबर 4, इसको वीवीआई करना। कन्वेक्सिटी इन द इंडिफरेंस कर्व बोल रहा है। क्या होगा नंबर 4 का? कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना, ये कंस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर बी, कंस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सॉरी, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए इसको। एक मिनट। कन्वेक्सिटी पूछ रहा है इंडिफरेंस कर्व का, तो डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा। डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हाँ कन्वेक्सिटी, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट चलिए नंबर 5 आ जाइए। हाँ 4 का डी करिएंगे। नंबर 5 आ जाइए। इन एन इकोनॉमी कमोडिटी एक्स एंड वाई एंड फिक्स मनी इनकम MUX = 4, MUY = 10, PX = 12, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ PY? आप याद करिए 2019 के क्वेश्चंस में भी सेम ही किए थे। मैंने क्या बोला? उनके पास में पैटर्न ज्यादा नहीं है, सिंपल है। एक ही क्वेश्चन का न्यूमेरिकल क्या होगा? बार बार रिपीट किया जाएगा, तो वही सेम चीज ही अप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 30। चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार। लिखिए MUX by PX = MUY by PY। इसका हो जाएगा 4/12 = 10/PY, यानी ये निकलेगा 12 × 10 / 4 PY = तो ये आ जाएगा 30। 4/12 = 10/PY। इसको जब तोड़ोगे तो ये आ जाएगा PY = 12 × 10/4, 30। सर क्लियर है यहां तक? होप तो समझ में आ चुका है ना? इस टाइम क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में रखना है, ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6। ये बताने का है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है।
एक्सपेंशन पाथ इज द लोकस ऑफ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आइसो कॉस्ट लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। आइसो कॉस्ट लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 7। गवर्नमेंट, अच्छा फिर सेम से सेम क्वेश्चन आया, आपको याद आ रहा है कुछ? गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सेल टैक्स इंपोज कर रहा है अंडर यूजुअल डिमांड सप्लाई कंडीशन कंपेयर टू प्री टैक्स सिचुएशन। प्री टैक्स सिचुएशन से कंपेयर करना है। प्राइस पेड बाय द बायर विल राइज। अब बायर के द्वारा जो प्राइस पे किया जाएगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस रिसीव बाय द सेलर, सेलर का प्राइस क्या हो जाएगा अब, और करेगा। जो प्राइस रिसीव किया जाएगा सेलर के द्वारा क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल करेगा, यानी कि ऑल ऑफ ए बी एंड सी। नंबर 7 हो गया। नंबर 8, लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। देखिए मैं फिर से भी एक ही चीज बोलूंगा आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन आप 19 में कर रहे हो, सेम बेस क्वेश्चन का बनाया जा रहा है 20, तो सेम वैसे ही होते चला जाएगा। क्लियर कि नहीं, यानी कि पैटर्न कुछ अलग नहीं होगा, हम आसानी से पास कर जाएंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। क्लियर कि नहीं है? चलिए, लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट बी एज फॉलो। दे दिया है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कितने यूनिट्स के लिए बोल रहा है निकालने के लिए, 5। तो लिखिएगा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर रहा हूं, टोटल कॉस्ट में 34 नहीं होगा 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा। तो 45 माइनस 35 जिसका निकालना है उसको पहले वाले इससे क्या कर देंगे, पहले वाले को माइनस कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 10। तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया 10। अब लिखिए एवरेज कॉस्ट इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 9। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, 10 और 9 है कहीं, 10 और 9 है ना, तो कितना बी हो जाएगा। अच्छा थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। पहले दिया मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आया अपना, 10 आया है, और एवरेज कॉस्ट कितना आया है, 9 आया है, तो बी कर दीजिएगा। हाँ, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट पहले निकला है, तो 10 एंड 9 कर देंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 9, कंडीशन ऑफ लॉन्ग रन। अरे भैया ये तो आपको पता ही है, कंडीशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्टली कंप्लीट फॉर्म, P इक्वल टू LAC इक्वल टू MC। याद है ना, प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर क्या किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है, लॉन्ग रन के लिए। तो P इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। 9 भी हो गया। 10, the equation of the marginal cost कर competitive form MC equal to 3Q का square plus 5Q plus 10, where Q refer to the units of the output produced. The equilibrium output is 5 units. What will the equilibrium price क्या होना चाहिए? लिखिएगा इसका फॉर्मूला, लिखिएगा ना, MR इक्वल टू MC फिर इक्वल टू 3Q का स्क्वायर प्लस 5Q। MR इक्वल टू MC इक्वल टू 3Q का स्क्वायर प्लस 5Q प्लस 10। इसको सॉल्व करते हैं, लिखिए 3 इंटू Q का स्क्वायर कितना गिवन है, Q किसको रेफर कर रहा है, यूनिट्स ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस को। तो आउटपुट कितना है बच्चों, 5 है ना, आउटपुट कितना है, आपने क्या लिखा है, MR इक्वल टू MC इक्वल टू 3Q का स्क्वायर प्लस 5Q प्लस 10 ना। तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना, तो 3Q का स्क्वायर, तो Q कितना है, 5 है ना, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू कितना, क्वांटिटी कितना 5 है ना, 5 इंटू 5 प्लस 10। सॉल्व करिए कितना आ रहा है, 110 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। MR इक्वल टू MC इक्वल टू 3Q का स्क्वायर प्लस 5Q प्लस 10, 3 इंटू Q का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा 110। नंबर 11 आते हैं। अच्छा ये भी एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर, तो इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, AC इक्वल टू MC लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए।
Which of the following statements about total fixed cost is incorrect? Total fixed cost is incorrect बोल रहा है. Total fixed cost is incorrect. बताइए क्या होगा इसका? टोटल फिक्स कॉस्ट इज इनकरेक्ट. क्या होगा इसका? जीरो सी होगा. सही है. और राइट इन प्राइस विच अनचेंज क्वांटिटी. सॉरी अरे नंबर 12 है ना. Which of these following statements about total fixed cost is incorrect? Total fixed cost is irrespective of the level of output produced. कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आउटपुट बढ़े या घटे. तो भैया ये तो सही है. टोटल फिक्स कॉस्ट का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है. ये भी हमारा सही है. एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा भैया. एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इफेक्ट टीबीसी यानी कि सी हो जाएगा. पीएफसी टर्म टोटल कॉस्ट द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म द यूसेज ऑफ फिक्स फैक्टर. लिख लीजिएगा ना रीजन इसका. रीजन लिख लीजिए. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन there is no relation between variable factor and total fixed cost. Between variable factor and total fixed cost. So employment of the variable factor does not affect total fixed cost. Employment of the variable factor does not affect fixed cost. सिंपल बात है ना. वेरिएबल एम्प्लॉयमेंट क्या है? वेरिएबल फैक्टर है. जब वेरिएबल फैक्टर और फिक्स कॉस्ट में क्या नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर अफेक्ट टीपीटीएफसी हो जाएगा. नहीं, ये इनकरेक्ट है. नंबर 13. When the supply curve is perfectly inelastic, rightward shift in the demand curve will produce राइट इन प्राइस विथ अनचेंज क्वांटिटी. प्राइस बढ़ रहा है विथ अनचेंज क्वांटिटी. 13 का सी. चलिए इनविलप शॉर्ट रन. भैया इनविलप कर्व आता है लॉन्ग रन के अप्लाई करता है. मैं बार बार बोल दे रहा हूं. इनविलप शॉर्ट रन, ये इनविलप है. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यह क्या क्रिएट करेगा? सर यूजुअली लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. याद रखना इनविलप होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के लिए. 14 का ए हो जाएगा. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. अरे बास्केट होता है ना. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम इनविलप कर्व भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनविलप कर्व भी बोलते हैं. सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को लेकर क्या बन जाता है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाता है. क्लियर है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए. 15 आते हैं लास्ट क्वेश्चन. When the income of the consumer rise by 10%, quantity of commodity decrease and 2000 units to 109. यानी कितना चेंजेस आया है? 100 से ना. कितना से आया है? 100 से. व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हमने क्या पढ़ा है? चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंजेस इन इनकम. चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंजेस इन इनकम. ये फॉर्मूला पुट करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा -0.5. Change in quantity demand by changes in income. Changes in quantity demand by changes in income. चलिए 2020 का एमसीक्यू हम सॉल्व कर चुके हैं. क्लियर कि नहीं है? कि यहां तक क्लियर किया पूरा? कोई डाउट? ये हो चुका है ना. ओके चलिए आपको 2019 भी हो गया, 20 भी हो गया. इसकी जो वीडियो है आप याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का हमारा लिंक है. आप जाके क्वेश्चन से कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं.